नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी अपना अपना आकाश। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अपना अपना आकाश। यहाँ रहते हुए उन्हें 4 महीने हो चुके थे, यह वे भी जानती थीं। 15 दिन पहले से मन में जोड़ गांठ कर हिसाब लगा रही थीं। इसकी वे अभ्यस्त हो चुकी थी। अब फिर दिल्ली जाना था बड़े बहू बेटों के पास। दिल्ली के नाम से उनकी रूह थरथराने लगती थी। एक मुकम्मल दहशत जो मन में बैठ गई थी। जीवन का एक एक दिन उनके लिए भारी हो उठा था। लेकिन अपने आप क्या कोई प्राण तज सकता है? वे उठना चाहती थी, पर उठते समय लग रहा था जैसे हाथ पांवों का अंश खिंच गया है। अब इतना जांगर कहाँ था कि झमक कर उठ पड़े। कोई उमंग उछाह हो तो बूढ़े हाथ पांव भी त्वरित गति से चलने लगते हैं। मन में हील हुलस ही नहीं तो तन भी शिथिल होता जाता है। जाने के नाम से उन्हें झुरझुरी चढ़ने लगी थी और शरीर में ठीक बुखार के पहले की सी टूटन। सामान तो रखना ही था। वे बेबस सी उठ खड़ी हुईं। अलगनी पे टंगे अपने कपड़े बटोर कर लाईं, पर उन्हें तहाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। कमरे में पड़ी खाट पर तन ढीला छोड़ बेदम सी बैठ गईं। लग रहा था माथे के भीतर चक्रवात उठ रहे हैं और कानों में सनसनाहट। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर झांकने की शक्ति बटोर वे खिड़की पर खड़े होकर पुकारने लगी, नीटू, अरे ओ नीटू। हाँ अम्मा, छोटी पौत्री ने अपने खेल में व्यवधान डाले बिना ही उत्तर दिया। अरे यहां आ रही मेरे झौरे, वे बुलाने लगी। लेकिन नीटू नहीं आई, वहीं कंधे उचकाकर रह गई। वे 1-2 बार और आवाज देती रहीं, लेकिन नहीं, नीटू नहीं आई। वे खिसियाई सी अपने कपड़ों की तह करने लगी। दवा निकालकर रख ली। उसी के लिए पानी मंगाना चाहती थी, लेकिन मग्घर छोकरी, वे बुदबुदा उठी। फिर स्वयं ही जाने को तत्पर हुई कि बहू गिलास में पानी लेकर हाजिर हो गई। जब यहां से जाने का वक्त समीप आता जाता है तो बहू अति आर्द्र हो उठती है। यह बात वे जानती हैं। 2-4 रोज बहू बड़ी मुस्तैदी से उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। चीजें पल-क्षण में हाजिर कर देती हैं। पर नीटू अभी कहाँ जानती है कि कब अपने व्यवहार में फेरबदल कर देनी चाहिए। कभी कभी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इतनी अवस्था जी लेने के बाद भी वह सब क्यों नहीं सीख पाई जो कल की छोकरी इन बहुओं ने गुन लिया। वे कैसी नारियल सी बनी रहीं। ऊपर से चिकनाई मलना उन्हें जिंदगी भर क्यों नहीं आ पाया। अम्मा जी, बांध लियो सामान, इस घर का नौकर लल्लू पूछ रहा था। आज रात को ही जानो जरूरी भैया, वे अनुनय सी करती पूछने लगी कि शायद उनका जाना कुछ दिन और टल जाए। देख लेऊ, फिर मेरी फुर्सत ना है। टाइम तो तुम्हारो हूँ पूरो हो गयो यहाँ। लल्लू अपनी मजबूरी जताते हुए यहाँ के अनुबंध की याद दिलाने लगा। जाना तो पड़ेगा ही, वे सोचने लगीं और अटैची में हाथ से तहाई 2-4 धोती, ब्लाउज, पेटीकोट निरपेक्ष भाव से डालने लगीं। पर क्या करें, मन बार बार हिलक कर रह जाता वाक्यों की डोर से। अम्मा, लखिया आबेगो, कचहरी में तारीख है। सो अम्मा, चाहे दुबक के ही सही, तुमते मिलके जरूर जाएगो, गांव से आया नाई उनसे कह गया था। पर अभी लखिया की दी हुई तारीख में तो 8 दिन बाकी थे। इतना कौन रुकने देता उन्हें यहाँ। वैसे लखिया से मिलने का जतन तो उन्होंने खोज लिया था। चौराहे से दाएं हाथ को जाने वाली गली का मंदिर भी बता दिया था नाई को कि वे लखिया को उस मंदिर में मिल जाएंगी। पर अब कैसे? मन में अटूट बेचैनी समेटे वे बहुत देर तक चुप अडोल सी खाट पर बैठी रहीं। छोटी बहू जल्दी जल्दी खाना बना रही थी उनके साथ रखने के लिए।
रेलगाड़ी का खाना अम्मा कैसे पचा पाएंगी? सो जो उन्हें पसंद है वही बना दिया है। कम से कम खा पी कर तो पहुंचेंगी उनके घर। बहू बेटे की बतलावन वे साफ सुन रही थी। इस बहू में कुछ सीमा तक तो सौहार्दता है। दिल्ली वाली बहुएं तो कुछ ज्यादा ही तिनक हैं। वे उनकी बूढ़ी ठूठ काया की सामर्थ्य असामर्थ्य नहीं पहचानना चाहती। तभी ना उस दिन बड़ी बहू ने हुक्म दिया था, अम्मा जी आज तो बच्चे चाइनीज खाने की जिद कर रहे थे, सो उसी में से आया आपको भी दे देगी, खा लेना। कहकर बहू पर्स झुलाती हुई घर से बाहर निकल गई। कैसे कैसे खा पाई थी उस अजब से भरछत भोजन को। नून मिर्च की सिवई तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। इतने बड़े जीवन में सिवैयों को उन्होंने हमेशा घी बूरे के साथ परोसा था। नूडल्स पेट में डाल तो लिए, लेकिन खाते ही पेट फूंक गया था। सिरका और मिर्च के जोड़ ने बूढ़ी आंतों को जला डाला था। अगले 2 दिन तक मरोड़ और दस्तों से पीड़ित रही थीं। दोनों बहुएं फुसफुसा उठी थीं। देखती नहीं कितना पचा पाएंगी, बस खाए सिद्ध। स्टेशन छोड़ने बेटा बहू दोनों आए थे। वे चलते समय नीटू और बबलू के हाथ पर 5-5 रुपए रखाई थी। बहू उन्हें ही लौटा रही थी। अम्मा जी आप ही रख लो, आपके काम आएंगे। बच्चों को क्या कमी है? अरे बच्चन के हाथ पर धर दीजो, कहकर वे मन में कहीं उमेठ महसूस करने लगी। अकथनीय पीड़ा से अंदर ही अंदर तिलमिलाकर रह गईं। ट्रेन सीटी दे चुकी थी। लल्लू उनकी अटैची और नाश्तेदान थामे उन्हीं के पास आ बैठा था हमेशा की तरह। बेटे ने पैर छुए, उसके बाद बहू ने। बेटा होए खाने अघाने रहो। आशीष देकर वे एक पल को अनचाहे ही आनंदित हो उठी थी, सब कुछ भूलकर। फिर मन भारी हो उठा, आंखें भर आई थीं। लेकिन उनसे छुटकारा पाने की जो अतिरिक्त उत्फुल्लता बहू के मुख पर चमक रही थी, उसे देख वे अपनी अवांछनीयता पर संतप्त हो उठी। वे रोना नहीं चाहती थी, फिर भी आंसू आंखों में छितराकर एक धुंध सी छोड़ गए दृष्टि के सामने। गाड़ी सरक ली थी और शहर से दूर होते उन्हें लग रहा था जैसे वे बेगानेपन के बियावान में भागती हुई अनंत रेगिस्तान की ओर जा रही हैं, जहां कोई अपना था ना आत्मीय। लखिया आवेगो पर लौट जाएगो कमबख्त, वे अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। अपनी पराश्रिता पर क्रोधित थी वे। बेटों के कहने से क्यों गांव छोड़ा? क्यों अपनी देहरी का मोह तज ममता की मृग मरीचिका के पीछे भाग ली? या डर गई थी वे? फिर क्यों नहीं दृढ़ होकर खड़ी हो सकी थी बेटों के समक्ष? यह वे स्वयं नहीं आज तक जान पाई। ममता, भय और रक्त का आपसी मेलजोल खींच लाया था उन्हें यहां। अपने मनोबल की कमी पर तब से अब तक पछताती रही हैं। लखिया तो पैरों से लिपटकर कैसा हिलक कर रोया था, भाभी तू मत जाए, भाभी। क्या उत्तर देती इस बेजार होक का? बैलगाड़ी में बैठी सिसकती रही थी। सिर का पल्ला नीचे सरका लिया था। आधे घूंघट में ही बूढ़ी आंखें बरसती रही थीं। बेटों की सोच का क्या भरोसा? कलेजे में उठी सुबकी गले में ही घूंटती रही थी। वे जिस द्वार चौखट को छोड़े जा रही थी, उस घर में सास मरने के कुछ दिन बाद ही ब्याह के आ गई थी और नौवधू का जामा उतार ठेठ घरनी बनी गृहस्थी के उस कठिन प्रश्न पत्र को हल करने में लग गईं, जिसे उनकी सास अधूरा छोड़ गई थी। जैसी आकांक्षा वैसा ही परिणाम। वे सास से 4 हाथ आगे ही निकली थीं। गृह स्वामिनी के अभाव में जो घर करप के झुए सा बिखरा जा रहा था, उसे उन्होंने तुरंत बाहों में भरकर प्रेम रज्जू से कसकर बांध दिया था। वे पखेरुओं के कलरव से पहले उठ जाती, घर बाहर की झाड़ू बुहारू, पानी पत्ता और लीपा पोती से लेकर ढोर डंगरों की सानी पानी सब कर डालती। ससुर के लिए दातून और पानी से भरा सोने सा दिपदिपाता जगन्नाथी लोटा मोरी पर धर देती। झटक कर लखिया को जगा लाती। सूरज मूड़ पे चढ़ाओ है और तुम खटिया पे सोए रहे, उठो कुल्ला दातून करो। लखिया कैसा अल्हड़ बछेड़ा सा मिला था उन्हें। इधर उधर उजबक सा फिरता, पांव में ओक बहाए,
आंखों में कीचड़ और दांतों पर पीलेपन की परत। कुछ दिन तो लिहाज में चुप ही रही थी। उम्र में छोटा है तो क्या, है तो देवर ही, पर उसकी बावरी वेशभूषा और गंदलापन वे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। प्यार से कहती तो वह सुनता ही कहाँ था। ज्यादा से ज्यादा धुली कमीज पहनकर सिर पर टोपी धर लेता, पर टांगों में वही पट्टे का घुटन्ना लटकाए पूरे गांव में चकफेरी करता रहता, गिल्ली डंडा बजाता रहता। बड़ी मुश्किल से पाजामा पहनने की आदत डाली थी और कंचे गुच्ची से छुड़ाकर तख्ती पकड़ाकर स्कूल को ठेला था। पर क्या वह तख्ती से आगे बढ़कर स्याही कॉपी पकड़ पाया? तख्ती टाट पकड़े ही होठों पर रेख निकल आई थी। हाँ, भाभी के वचन पालन करते करते जरूर वह पालतू मेमने सा हो उठा था। घर में ससुर, विधुर चचिया ससुर, अनब्याहा जेठ, पति, लखिया और मेहनती मजदूरों की रेल पेल। अच्छा खासा कुनबा था और अकेली औरत जात वे। रोटी सेंकने बैठती तो सुबह से दोपहर हो आती, पर वे जरा भी तो नहीं डगमगाई थी कभी। उनकी सहजता देखकर क्या लगता था वे अपने परिवार की नाजोपली सबसे छोटी पुत्री होंगी, जिन्हें माँ और भाभीियों ने तवे पर चंदिया नहीं डालने दी थी। उनकी दक्षता देखकर ही तो ससुर ने कनस्तरी भरे स्वर्ण आभूषण उन्हें ऐसे सौंप दिए थे जैसे किसी विवाह गृह से आया लड्डू कचौड़ी का परोसा हो, और वे उसे कभी उपलों में दाब आती, कभी अनाज भरे अड्डे में गाड़ आती। तब बैंकों में रखने का चलन ही कहाँ था। सोचकर अपनी चतुराई पर वे स्वयं ही मुस्कुरा उठी। चतुर सुगढ़ बहु सम्मान और सराहना की दावेदार थी। कारज व्यवहार, परब त्योहार सबकी अग्रणी बनी रही थी। समय कैसे सुरग के पाखी सा उड़ गया, उन्हें खबर ही कहाँ लगी थी। वे तो भोर से सांझ और सांझ से भोर को जीवंत करती रहीं। इसी बीच वे 3 बेटों की मां बन गईं। लखिया का ब्याह हो गया। लखिया का संबंध करते समय ससुर जी को उन्होंने कितना रोका था। पड़ोसी का लड़का बुलाकर उससे नाही कराई थी। तर्क दिलवाए थे कि लखिया को अभी शादी ब्याह का क्या शऊर, लेकिन अब का कल्ला फूटेंगे जा लखिया में, कहते हुए ससुर जी हुक्का गुड़गुड़ाते चौपाल पर निकल गए थे। जवान जहान बहू घर में आ गई तो लखिया कैसा दुबका दुबका फिरा था। भाभी का पल्ला एक पल को नहीं छोड़ता था। हर काम तो उसने भाभी से पूछकर किया था। फिर अब कैसे? उसकी भाभी भक्ति देखकर कभी कभी तो उन्हें ही खटका होने लगता, बहू क्या सोचेगी, भाभी का चाकर उसका पति कैसे बर्दाश्त करेगी। धकिया पिछिया कर किसी तरह रात को बहू के पास भेजा था, पर वहां भी ढाक के वही 3 पात। वे सवेरे ही बहू के पास जाना चाह रही थी, पर बार बार हिम्मत बांधने पर भी मन अड़ियल तुरंग सा पीछे हटता ही चला जाता। कैसे पूछेंगी नई ब्याही से कि इस लखिया में मर्द पने के लक्षण है कि नहीं। वयस में वे बहू की कोई हम उम्र तो थी नहीं, लेकिन चिंता रात भर उन्हें दीमक सी खाती रही थी। एक पल को पलक नहीं मूंद सकी थी। उसी बेचैनी वश पूछ बैठी थी रात की बात। बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। काहे को हंस रही है री बिंदु, बता ना। वे स्वयं नई दुल्हन की तरह शर्मा उठी थी। नीचे आंखें किए कपोलों पर लाली दौड़ गई थी। जीजी बिंदु हंसी नहीं रोक पा रही थी। अब कछु बोलेगी हूं कि हंसत ही रहेगी। वे आतुरता से भर उठी थी। बोल जल्दी जीजी जीजी काहे को भेज दिए तुमने? पहले तो नीचे को मुंह करे ठाड़े ही रहे, फिर हाल भय पिल्ला से कुई कुई करके सोई गए। मैं झजकोरी झजकोरी के हारी गई, अब तक ना ही उठे। अब तुम ही जगाए ले जाए के। उन्होंने अपने माथे पर हाथ दे मारा। हाय मेरे राम जी, वे क्या कहती बिंदु से कि यह हौलू बिल्लाला निरा अवघड़ है। अरे खाना पीना और यह सब तो चिरई चिरवा भी जानते हैं, फिर यह तो मानस मनिक का पूतरा, कौन समझाए इस मूर्ख को। वे अजीब सी दुविधामयी चिंता से घिर उठी थी।
वह तो विंदो समझदार निकली कि बालक की तरह भाभी के पल्लू से बंधे पति के प्रति कभी रोष प्रकट नहीं किया। सारे घर का काम उठा लिया था बिंदु ने। अपनी जीजी को तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। लेना देना, ऊपर का इंतजाम और घर की मुख्तारी ही रह गई थी उनके जिम्मे। जिठानी के तीनों बच्चों का लालन पालन भी बिंदु ने अपनी ही गोद में डाल लिया था। वे पूजा पाठ करते करते 100 बार ठाकुर जी को माथा झुकाती कि हे मेरे प्रभु, लखिया के बचपन को हाथ लगाकर जरा सा सगुना क्या दिया, मुझे बदले में ऐसी हृदय की टूक सहोदरा बख्श दी। मजाल है कि बिंदु जीजी के बिना कौर तोड़ जाए। वे 1000 बार कहती, अरे बिंदु खाए ले री, कब तक भूखी बैठी रहेगी। पर वह दोनों का भोजन एक ही थाली में परोसकर बैठ जाती। आ जाओ जीजी, अब बहुत है गई पूजा, और कहाँ मांग रही हो अब राम जी से, सब तो है, कहकर जोर से हंसने लगती। बिंदु हरगिज ग्रास न तोड़ती जब तक कि वे तुलसी के चौरा पर लोटा न ढार लेती। बहुत समय बीत गया था, पर बिंदु के गर्भ में आस नहीं ठहरी थी। मोहल्ले में खुसुर फुसुर होने लगी थी। वे घबरा उठी थी बहुत अधिक। जब पहले पहल बिंदु के पांव भारी हुए तो उन्हें लगा था वे ताई नहीं दादी बनने जा रही हैं। हौस हुलस से भरी वे कृष्ण कन्हैया और यशोदा के गीत गाया करती, हाथों हाथ रखती बिंदु को। पर वह भी मरी बड़ी अड़ियल थी, ना जाने कब खेत पर जाकर चौड़ी नाली का पाट फलांग गई। तबीयत बिगड़ी तो वे बैलगाड़ी में धरे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पर भागती रही थी, लेकिन कहाँ ठीक हो सका था कुछ। कच्चा ही गिर गया। बिंदु ही मुश्किल से बच पाई थी। उनके पति को न जाने कौन सा रोग लगा था कि गंवई गांव से लेकर शहर तक के इलाज उपचार हुए, लेकिन वे एक दिन और इसी तरह ससुर चचिया ससुर मृत्यु पथ पर अनुगामी बने चल दिए। अनब्याहे जेठ तो कब के साधु होकर चले गए थे। बड़ों का साया सिर से उठ गया। रह गए वे और लखिया। अनाथ हुई पूरी गृहस्थी का वजन लिए, पर लखिया समय का नाजुक मिजाज पहचान कर रातों रात कैसे घर का पालनहार बनकर खड़ा हो गया कि वे स्वयं विस्मित रह गई थीं। उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई में रंच मात्र का अंतर नहीं आने दिया था लखिया ने। भीषण लू लपट और शीत सरकती रातों को बराबर करके वह बैलों के साथ बैल की नाई जुतता रहा। रक्त स्वेद मिलाकर धरती की कोख में बीज बोता रहा और फसल समेट बेचकर भाभी के हाथ पर पाई पाई रखता रहा। भतीजों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाने का व्रत साध वह स्वयं धरती की धूल में मिलता रहा। आड़ा समय भी निकल गया, अच्छे ही वक्त की तरह। तीनों बेटे बड़े हो गए। बड़े दोनों दिल्ली में नौकरी करने लगे। छोटा आगरा में बैंक मैनेजर हो गया। लखिया का श्रम सफल हो गया था। वे निछावर हो गई थी पुत्र सरीखे देवर पर। शादी की बात आई तो जाहिर है कितने ही धनाढ्य शहरी कन्याओं के पिता उनके बेटों के ससुर बनने का सौभाग्य खोजने लगे। उन पिताओं को योग्य दामाद चाहिए थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। शादी भी उनके बेटों ने शहर में पली पुसी कन्याओं से की। गांव की अल्हड़ गंवार को वे कैसे निभा पाते। शादी की बाबत बेटे ने माँ और चाचा को पूछा ही कहाँ था। बस खबर दे दी थी कि इस तारीख को चली आए। सो वे लखिया और बिंदु को लेकर चली गई थी। गांव आकर बड़े ताने उलाहने सुनने पड़े थे। बेटा ब्याह लियो और एक खीकरी तक न दिखाई। अब वे किसी को क्या बताती कि वे बुला ली गईं, यही क्या कम था। वैसे उस समारोह में वे तीनों मेल ही कहाँ खा रहे थे। गांवपुरा में वे भले ही मुखनी बनी रहीं, किंतु अपनी कोख जाए पुत्र के विवाह में वे लखिया और बिंदु को समेटे पीछे की कुर्सियों पर लुकी छिपी अजनबी सी बैठी रही थी। समधी के पूछने पर छोटा उन्हें बुला ले गया था, तो वे सहमति सुकुड़ती विशाल स्टेज तक पहुंची थी। बहू लड़के ने जग रीत निभाने को पांवों का स्पर्श किया तो वे अंतर मन तक भीग उठी थी अपनी ही आर्द्रता से। उसी भावातिरेक में डबडबाई आंखों सहित मुख को बड़े के कानों तक ले गई थी। चाचा चाची हूँ बैठे हैं, उनके हूँ। वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि दूल्हा बने बेटे ने मुख दूसरी ओर फेर लिया।
तथा किसी नवागंतुक की बधाई लेने मशगूल हो गए। परंतु उन्होंने अपने समधी के नवजामाता को अनाथ होने के कलुष से तो बचा लिया था और कुछ समय तक वहीं अवांछित सी खड़ी रहकर पुनः अपनी तीन की बिरादरी में आ मिली थी। कैसी विकट वेदना महसूसी थी। 9 महीने गर्भ में रखा उन्होंने, पाल पोस कर खड़ा कर दिया बिंदु ने, और खून पसीने से सींचता रहा लखिया। मन में असंख्य कीकर बबूलों की अव्यक्त चुभन लिए अनायास ही दुर्याय से वे तीनों तटस्थ भाव से तमाशाई बने बेबात सारी रात जागते ब्याह देखते रहे थे। बस यही पुनरावृत्ति होती रही हर ब्याह में, हर नई बहू के आगमन पर। इसी पीड़ादायिनी स्थिति से गुजरती हुई वे खून को सफेद होते देखती नहीं, हलक में विष उतारती नहीं। खैर, जो भी हुआ होकर गुजर गया। वे रह तो रही थीं अपने गांव में, अपने पति के निज आंगन में। बेटों और उनकी गृह स्वामिनी बहुओं से उनका सरोकार ही कितना था। आंख ओझल होने का सुख भी कितना बड़ा होता है, उन्होंने यह पहली बार जाना था। बरस साल गुजरने लगे, लेकिन अचानक एक दिन वह क्षण आया जब गांव आकर उनके बेटों ने अप्रत्याशित ज्वालामुखी का विस्फोट किया था और निकलने वाले लावे की झुलस वे आज तक झेल रही हैं आंखें मीचकर। काश उस दिन उस ज्वालामुखी की आग से वे जलकर भस्म हो गई होती तो बेहतर था। तीनों भाइयों के रहन सहन के स्तर एक थे, उनकी हर बात आपस में मेल खाती थी। पर लखिया तो अनमेल था। लखिया से निभाना दूभर था उनके लिए। फिर क्या पड़ी थी उन तीनों को गांव से तार जोड़े रहने की? क्यों वे अपने आप को असुविधाओं के दलदल के बीच धकेल कर बड़े अफसरों की दुहिता अपनी पत्नियों के समक्ष अपने अहम को तुच्छ होने देते? अतः अब समस्याओं का समाधान एक था, सिर्फ एक, और बाप दादों की जमीन के बंटवारे का प्रश्न पुत्रों ने मां के समक्ष फांसी के फंदे सा लटका दिया था। वे कहां कहां नहीं भागी थीं, किस किस के पास नहीं गई थीं कि कोई उनके पुत्रों को समझाए कि जिस चाचा से वे धरती बांटने की बात कर रहे हैं वह उनके निज जनक से ज्यादा पूज्य हैं, आदरणीय, आत्मीय हैं। शिराओं में दौड़ता रक्त अवश्य माता पिता का है, लेकिन सुगढ़ शरीर सौष्ठव दिन रात एक कर विंदों ने दिया है और शिक्षा का कवच पहनाया है इसी अनपढ़ चाचा लखिया ने। अपने ही बेटों के समक्ष भिखारिन सी हाहा खाती रही थी, दूध की लाज रखने की भीख मांगती रही थी, दादा और बाप की आबरू का वास्ता देती रही थी। पर वे क्यों मानते? दुनियादारी की किताब का हर पृष्ठ घोंट कर पीने वालों को कोमल मिट्टी का मोह व्यापता है भला? अपने बेटों की वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य के समक्ष वे निरी मूर्ख बनी पराजित होती रही थी। उनके बुद्धिमान पुत्रों ने जाने कैसे कैसे बंटवारा किया था कि विधुर निसंतान चचिया ससुर और जेठ के हिस्से की जमीन तीनों भाइयों में बेहिचक बट गई थी। लखिया को तो अपने पिता की जमीन का आधा हिस्सा ही मिल पाया था, वह भी ऊसर बंजर। तहसीलदार से लेकर ऊपर नीचे के सभी सरकारी मुलाजिमों पर तीनों बेटों का जादू बोल रहा था। वहां लखिया को कौन पूछता, कौन सुनता उसकी? कभी उन्होंने सोचा था कि बड़ा जब पहली तनख्वाह लाएगा तो लखिया के चरणों में धरवा देंगी, लेकिन पुत्र सरीखे लखिया के भतीजे उम्र भर बैल की तरह जुतने के लिए ऊसर बंजर जमीन उसके नाम लिखवा गए। उनके अपने ही रक्त अंश। छी, वे वितृष्णा से भर गईं, मुख नहीं देखना चाहती थी कुपूतों का। क्या हुआ था उस रात और क्या घटा था उस दिन? क्या कहा था पुत्रों ने मां के कान में? मां, मां, नाराज हो हमसे? हम कोई अलग हैं क्या? आपके ही रक्त अंश, आपके ही अपने रूप हैं मां। चाचा ने बहुत सेवा कर ली, अब हमें मौका दो। इन पंक्तियों ने क्यों धतूरे का सा प्रभाव फैला दिया था उनके स्वत्व पर? सम्मोहिनी ममता कहां से चीख उठी थी चुपचाप कहीं अंदर ही, जैसे इन्हीं शब्दों को सुनने को तरस रही थी वे, इन वाक्यों को सुनने को ही जीवित थी। पर नहीं, अचानक मोह भंग कर जाग उठी थी। लखिया को समझाना भी कोरा आडंबर लग रहा था। क्या कहकर दिलासा देती?
अस्त्र शस्त्र छिने पराजित योद्धा से वे और लखिया दोनों उजाड़ आंगन में निशब्द बैठे थे। बड़ा बेटा आंधी तूफान सा आया और हाथ पकड़कर उठाने लगा। चलो मां, गाड़ी तैयार है। ना, लखिया रोकने लगा तो उसे जोर से धक्का दिया था बड़े ने। हाथापाई होने लगी, गाली गलौज। चाचा होगा अपने घर का, जिंदगी भर तो मां को फुसलाए रहा, चलाता रहा बदनामियों के कांटों में। बड़ा इतना ही कह पाया था कि चलूंगी, चल। चीखती हुई वे घर से बाहर हो गई थी। लखिया उस घिनौने वाक्यवान संधान से पीड़ित विस्मित सा वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। उस दिन वे जान गई थी कि औरत आखिर में औरत ही होती है। हाथ की लकीरों की तरह अमिट रिश्तों में बंधी हुई भी महत्वहीन, स्वत्वहीन। उम्र के किसी भी पड़ाव पर लांछनों का अचूक बाण उसे घायल कर विवश बना सकता है। वे अपने चारों ओर बने कुचक्र के जाल में बिद्ध मृगी सी विवश चली आई थी, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले पुत्र के साथ। लखिया से अपने को छुड़ाती हुई बिलखता छोड़कर। बड़े के साथ उन्होंने नहीं रहना चाहा था। मझले ने ही उन्हें रखने का जिम्मा अंगेज लिया था। बेटे ने मां को राजधानी का एक एक कोना घुमा फिराकर कटु स्मृतियों को उनके मन से निकालने के भरसक प्रयत्न किए थे। आज बिरला मंदिर, आज कुतुब मीनार, छतरपुर लोटस टेम्पल, चिड़ियाघर, इंदिरा गांधी की समाधि, राजघाट और न जाने कहां कहां। महानगर की गरिमामयी भव्य इमारतों को देखकर वे कैसी बावरी सी हो गई थीं। कहां गांव के लिपे पुते 50-100 घर और कहां महासमुंदर सा शहर दिल्ली। कोई सीमा नहीं थी उनके कुतूहल की। हर चीज अचरज भरी लगती। बिंदो देखती तो यहां से हटती नहीं। बिंदो की याद आते ही उन्हें अपने कमरे के नरम गद्देदार पलंग पर कांटों की नोकें छूने लगती। भीषण गर्मी में कूलर की शीत बयार उन्हें अपने चबूतरे पर नीम तले की छांव बनकर बेचैन कर जाती। पुत्र और पुत्र वधू उन्हें उदासी से बाहर खींचने का प्रयत्न करते। उस दिन कार में दौड़ती घूमती हुलस उठी थी। कितनी कुतुब मीनार हैं रे दिल्ली में? मां एक ही है, फिर जी का है? ये तो मकान है, होटल हैं, बेटे ने स्पष्ट किया। इतने ऊंचे पे को राहत होएगा? वे अचरज कर रही थी। ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन वह कागज भी सामने रख दिया बेटे ने, जिस पर उन्हें दस्तखत करने थे। पूरे 1 लाख की जमीन है। मां का क्या भरोसा, झट चाचा के नाम लिख देगी। आफ्टर ऑल शी हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, बड़े ने मझले से कहा था। मां लगाओ अंगूठा। मझले ने अंगूठे पर स्याही लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने चिंकू से पेन मांगकर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में बड़े मनोयोग से लिख दिया, कैलाशो देवी। उन्हें क्या पता था कि यह लिखावट उनके नाम चढ़ी 10 बीघे जमीन को भी छीन ले जाएगी और आज से उनका बुढ़ापा रेहन चढ़ जाएगा अपने ही बेटों के घर, किलस किलस कर चुकने को। ससुर ने कितने चाव से उनके नाम यह जमीन की थी और आज वह भी लखिया के साथ जो उनके बेटों ने किया उसी आवृत्ति से वह भी ढक दी जाएगी, ऐसा वे कहां सोच पाई थी। मां बेटे के शाश्वत संबंधों के बीच आने वाली स्वार्थपरता को मापने का पैमाना किसी जननी के पास होता ही कहां है। जमीन बेचकर बेटों ने आनन फानन पैसे बना लिए थे और बिना किसी विवाद के आपस में धनराशि बांट ली थी। गांव से नाता तोड़कर गंगा नहा लिए थे। उन्हें तो इस बात का उस समय पता भी नहीं चल सका था। सब कुछ चुपचाप हुआ था। उनको अपने पास रखने के नाम पर अब तीनों बिदकने लगे थे। हिस्सा तीनों का बराबर था तो उनकी रोटियों की जिम्मेदारी एक क्यों लेता। तथा कथित बुद्धिजीवी उनके पुत्र भावुकता की प्रवाहनी को चातुर्य के अंकुश से बांध पाने में सक्षम निकले थे। अतः यह मामला भी आसानी से सुलट गया इस नई युक्ति से। अब हर 4 महीने पर उनका बिस्तर एक घर से उठाकर दूसरे घर में पटका जाने लगा। उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना बताए ही उनकी विदा की तैयारी होने लगती, बड़ी उत्साहित प्रसन्नता के साथ। कुछ दिन बाद ही वे समझ पाई थी कि बेटों ने उनके जीवन के शेष रहते दिनों को भी आपस में बांट लिया है।
जमीन की ही तरह शांति से 4-4 महीने में खंडित करके जीवन के शेष सालों को विभाजित कर दिया है। अब 4 माह से एक दिन भी अधिक वे एक घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि इनमें से कोई भी घर उनका अपना गांव वाला घर नहीं था। यहां बिंदु नहीं रहती थी जो थाली परोसे उनकी प्रतीक्षा में सूखती रहे। यहां उनकी अपनी पुत्र वधू थी जो खाने की प्लेट किसी तरह नौकरानी से उनके ही कमरे में पटकवा देती थी, क्योंकि उनमें टेबल मैनर्स नहीं थे। और न यहाँ लखिया था जो भाभी की गांठ में बंधा इर्द गिर्द चकफेरा खाता रहे। यहां उनका पुत्र रहता था जो मां के कमरे की ओर आना जरूरी नहीं समझता था। यही किस्सा तीनों बेटों के घर का था, किसी का राई कम, किसी का रत्ती ज्यादा। बहुओं से मिला तिरस्कार उन्हें इतना नहीं सालता था जितना गमगीन करती थी बेटों से मिली उपेक्षा। अनवरत दारुणता के चक्र में फंसी वे किसी निर्गम पथ को खोज नहीं पा रही थी। वे सारा दिन बैठी ऊबती थी, उबासियां लेती रहती, सोचती रहती। गांव में मरा दिन भी कैसी कुलांचें भरता हिरन सा भागता आता और आंखों से ओझल हो जाता। यहां तो पहाड़ सा दिन, जुग सी रात। कोई क्या करे, कैसे काटे। ड्राइंग रूम में टीवी वीडियो चलता रहता तो वहां जा बैठती। पहले तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन यदि हिंदी में कुछ आ रहा हो तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती। बीच में टोका टाकी भी कर देती, पूछ लेती। सबको नागवार गुजरता, पर बच्चों और बहू के भ्रकुटी वक्र को क्या वे समझ पाती। वे तो जिज्ञासु बनी पूछती ही चली जाती। ऊपर से मिलने जुलने वाले, कभी बच्चों के कभी बहू बेटों के, उनके बीच बैठी वे सभी को कैसी बेमानी लगती। बहुत चिड़चिड़ी होने लगती। एक दिन तंग आकर कह ही बैठी, अम्मा जी कोई आ जाए तब तो अपने कमरे में उठ जाया करो। गांव में क्या टीवी ही देखती थी, कुछ आपके लायक आएगा तो बुला लेंगे। वे मरमाहत हुई कमरे में चली गई थी। बहू क्या जाने कि गांव में क्या था। उनका स्वनिर्मित स्वर्ग था जिसमें बिंदो थी, लखिया था और थे सभी ग्राम्य जन। यदि यह टीवी गांव में होता तो बहू देखती कि इसके सामने 500 आदमी बैठे होते, बेरोक टोक, हर्षित, उल्लसित। खैर, वे अपने कमरे में कैद हो गईं। न कहीं निकलती, न किसी से बोलती। भोजन जैसा भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, स्वीकार्य था। देर से मिले तो खाली पेट के आंतों की ऐंठन और ऊल जलूल हो तो पेट में हुए अफारे को चुपचाप झेल जाना उन्होंने सीख लिया था। पल पल टीसने वाले घाव अंदर ही अंदर बहने को अपने अंतर में कहीं गहरे गाड़ दिए थे। जब यहां से आगरे गई थी तब तो फिर भी उन्हें चैन ही मिला था। दिल्ली का भाएं भाएं करता कोठी के अंदर का वह कमरा तो उन्हें किसी कारागार से कम नहीं लगता था। आगरे में छोटी बहू सीधी लाठी सी तो हर वक्त खड़ी नहीं रहती थी। कुछ मोह माया तो थी उसके हिये में। आसपास गीत ढोलक की आवाज शादी ब्याह की सी हुलस जगा देती मन में। अपनी बोली बानी दुखते मन को कहीं सहला तो जाती थी। नाई धोबी गांव से आते ही रहते। नाई ही तो कहने आया था उनसे कि लखिया के यहाँ बेटा हुआ तो वह सीधा दिल्ली गया था रेल में बैठकर। पर बड़े मजले किसी का घर उसे मिला ही नहीं। पूछता पाछता बड़े के दफ्तर पहुंचा था, सो बड़े ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। एक चिट्ठी लिखाकर दे आया था दरबान को अपनी भाभी के लिए और कह आया था साहब की मां को दे देना कृपा करके। लेकिन उन्हें चिट्ठी मिली कहां? मिलती तो क्या वे रुकती? कैसे भी नहीं। अम्मा, लखिया 10 टौन के दिन उलम उलम के देखत रहो, कै मती भाभी आवें। बड़ी देर में दावत बैठारी वाने। नाई की बात सुनकर वे कई दिनों तक सहज नहीं हो पाई थी। लखिया के बेटे के ही सपने देखती रही थी। अम्मा जी फरीदाबाद आए गयो। लल्लू की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। बटोरी हुई विगत यादें इधर उधर छिटक गईं तो धोती की छोर से उन्होंने अपनी गीली आंखें पोंछ डाली। पानी पीना चाहती थी। इशारा करके पानी मांगा। लल्लू ने साथ लाई सुराही से पानी उड़ेलकर उन्हें गिलास थमा दिया। दिल्ली आकर बड़े के घर रहने की बारी थी उनकी। वे सीधी अपने कमरे में चली गईं सामान समेत।
उन्होंने बेहोश माहौल में भी बच्चों को पकड़कर उनके सिर हिला दिए। बच्चे निर्लिप्त भाव से उन्हें देख अपने अपने कामों में लग गए। बेटे बहू के सपाट चेहरे देखकर वे अनमनी हो उठी थीं। रात को मझला बेटा भी आ गया था। वे रात्रि भोजन के लिए मना कर चुकी थी। जो कुछ छोटी बहू ने रखा था वही खा लिया। रात को नींद लग गई। ना मालूम ऐसी गहन निद्रा उन्हें कैसे आ गई। आंख खुली तो सवेरा था। उन्होंने अपनी अटैची खोलकर कपड़े निकाले और अलमारी में रख दिए। वे बड़े मनोयोग से यहाँ रहने की अभ्यस्त होने के प्रयत्न में लगी थीं, ठीक उसी बच्चे की तरह जो परीक्षा के दिनों में बेमन उबाऊ किताबें पढ़ने का प्रयत्न करता जाता है। स्नान कर पूजा करने बैठ गईं। बड़ी देर तक ठाकुर जी के गीत मन ही मन गुनगुनाती रहीं। जा विधि राखे राम ताही विधि रहिए। पूजा से उठी ही थी कि लल्लू ने पुकार लिया, अम्मा जी, पूजा है गई होए तो आ जाऊं? आ जा लल्लुआ, वे लाड़ से बोली। वे पलंग पर बैठी थी। लल्लू नीचे आकर बैठ गया। अब जाए रहे हूं अम्मा जी, कछु कहनी तो ना है? का कहनी है रे मोए अब? वैसे अब तो तुम बंगलौर जा रही हो, सो खूब बजाइयो घंटरिया और खूब मनइयो अपने ठाकुर जी। भजन कीर्तन की पूरी छूट है, वहां कोई न रोके तुम्हें। कहाँ रे, कहाँ की बात कही रहे हो? वे अचंभे में पड़ी पूछ रही थी। भाई बंगलौर की, तुम्हें नाय पतो सो? राती दोई भैया बात करी रहे कि बहुत परेशान करन लगी है अम्मा। सब बहुएं दुखी है गई हैं इनते, सो इन्हें मई करे आओ। खच्चा की बात है सो भेजत रहेंगे। आश्रम में जाओगी अम्मा जी तुम? मैंने सबरी बात सोनू भैया ते पूछ लई। अकेली परी परी अकुताई जाओगी, वहां न कोई अपनो न जानी पहचान को। सुन्न सी रह गई वे स्तब्ध। इतनी अवांछित क्यों पड़ी हैं यहाँ? क्यों जाती हैं मझले के घर और छोटे के आगरे? क्यों क्यों? अंतर की ज्वाला पूरे वेग से शिखरान्वित हो जलने लगी थी। सांसों की धौंकनी उच्छ्वास छोड़ रही थी। छाती में सुलगन से उठे धुएं के गुबार घुमड़ने लगे थे। इतनी पराई कि मां के लिए वनवास की तैयारी कर दी उनके अपने ही बेटों ने। लल्लू, आज मती जाए बेटा, मेरी आखिरी विनती सुन ले। वे लल्लू के समक्ष घिघिया रही थी, भीख मांग रही थी उससे एक दिन की, केवल एक दिन बस। रात को बहू ने सास के बंगलौर जाने की पूरी तैयारी कर दी। जरूरत की हर चीज, घंटी, सुमरनी माला, ठाकुर जी, उनकी पोशाक और वांछित सब वस्तुएं। भेजने को तो उन्हें वृंदावन भी भेज सकते थे, लेकिन वृंदावन पास है, वे लौट सकती थीं। इसी कारण सबने मिलकर बंगलौर का चुनाव किया था। कोई पूछेगा तो कह सकेंगे उनका मन भगवत भक्ति में रम गया था, सो गृहस्थी का मोह त्याग गई। कितना आसान तरीका मुक्ति का, उनकी और परिवार की, दोनों की। रात को अम्मा जी ने लल्लू से क्या कहा क्या सुना, किसी को कानों कान भनक नहीं लग सकी थी। सुबह सूरज चढ़ चुका था। बड़ी बहू बेटी पीते पीते प्याला हाथ में लिए पीछे के लॉन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा जी इस समय तक तो नहा धोकर पूजा पर बैठ जाती थी, मगर आज कहीं से कोई आवाज नहीं। न हरि नाम जपने की गुनगुनाहट, न घंटी बजने की टिन-टिन, और न अलगनी पर फैले अधनिचड़े से कपड़े। कमरे में झांक कर देखा तो सलवट विहीन बिछावन ज्यों का त्यों पलंग पर पड़ा था। सामान करीने से अलमारी में रखा था। बाथरूम झांक कर देख लिए, इधर उधर नजर मार ली, पर कहीं नहीं। आखिर कहाँ गई सवेरे ही सवेरे? अचरज भरे अंदेशे में डूबी बहू अपने पति को जगा लाई। बरामदे में लल्लू कंबल ओढ़े जमीन पर लुढ़का खर्राटे ले रहा था। बड़े ने लल्लू को झचकोर के जगा दिया। घबराकर मझले को फोन किया तो वह भी जल्दी से आ गया। चारों ओर खोज पुकार होने लगी। नुक्कड़ के पान वाले से पूछताछ कर ली। सभी आश्चर्य में डूबे उनके गंतव्य का सूत्र छोर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। थाने में रिपोर्ट तो लिखवाते, बड़ी बहू ने सुरक्षा का दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। दोनों बेटे कार लेकर थाने की ओर भागे। लल्लू मुंह बाय सब देख रहा था
और मन ही मन अनुमान लगा रहा था कि अब तक तो अम्मा जी गांव पहुंच चुकी होंगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।